जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 V5 को मिलेगी नई कैपेबिलिटीज। किर्गिस्तान आर्मी के लिए इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया स्नाइपर ट्रेनिंग कोर्स। अगले साल तक तैयार हो जाएगा भारत का अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सबमरीन बेस। चिकन स्नैक कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए भारत के 3 एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स। और जापानीज फर्म कावासाकी ने दिखाया फ्यूचरिस्टिक मिलिट्री वॉरफेयर का एक नया टूल। आज 7 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसकी वैल्यू है 2385 करोड़ रुपीस। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत BEL Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स और एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट्स को सप्लाई करेगी। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत साइन किया गया है, यानी कि इसके तहत जो इक्विपमेंट सप्लाई किए जाएंगे वो पूरी तरह से भारत में ही स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किए गए होंगे। और बाकी जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सप्लाई होंगे तो ये Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स को हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में ऑपरेशनल सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। और उनकी जो अधिकतर सब असेंबलीज और अन्य पार्ट्स हैं उन्हें स्वदेशी मैन्युफैक्चरर से ही सोर्स किया जाने वाला है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने किर्गिस्तान के साथ अपने डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ावा देते हुए 24 मार्च 2025 से 5 अप्रैल 2025 तक मुंह में स्थित इन्फेंट्री स्कूल में किर्गिस्तान आर्मी के लिए एक स्पेशल स्नाइपर ट्रेनिंग कोर्स को कंडक्ट किया था और जिसमें प्रिसिशन शूटिंग, फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिकल एंगेजमेंट पर फोकस किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ओशन रीजन में चीन की बढ़ती हुई एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए भारत अगले वर्ष आंध्र प्रदेश के कोस्टल में न्यूक्लियर सबमरीन्स और ऐसी अन्य वॉरशिप्स के लिए अपने रणनीतिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण नए नेवल बेस को कमीशन करने की योजना बना रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कारवार बेस है तो उसे भी बहुत तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। बाकी भारत के न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए जो अंडरग्राउंड वाला नया बेस है तो उस पर प्रोजेक्ट वर्षा के तहत कार्य किया जा रहा है और जिसका पहला फेज रामबेली में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगले वर्ष यानी कि 2026 में कमीशनिंग के बाद इसे अलग अलग फेसेस में और भी एक्सपेंड और अपग्रेड किया जाएगा। और ये बेस इतना महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से जो हमारी सबमरीन्स हैं तो वो किसी भी देश के स्पाई सैटेलाइट्स की नज़र में आए बिना ही बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में बहुत चुपचाप तरीके से जा सकती है और मलाका स्ट्रेट जैसे जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं या उनके बियॉन्ड भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। और जबकि इसी वर्ष इंडियन नेवी की सर्विस में अरिहंत क्लास की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिधमन को भी कमीशन किया जाना है। और जो INS अरिधमन है वो इससे पहले वाली सबमरीन्स यानी कि INS अरिहंत और INS अरिघाट की तुलना में साइज में बड़ी होने वाली है, जिसका मतलब यह है कि और भी अधिक K4 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगी। और जबकि ऐसी भी योजना है कि प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत जो कारवार बेस को भी अपग्रेड किया जा रहा है तो इसके फेज 2B के पूरा होने के बाद इसे 25 किलोमीटर तक और एक्सपेंड किया जा सकता है, जिससे ये कम से कम 50 वॉरशिप्स और सबमरीन्स और 40 ऑक्सिलरी क्राफ्ट का घर बन पाए। अभी हाल ही में कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली थी जिनके मुताबिक चीन बांग्लादेश के लाल मोनिरहाट जिला में अपने एक नए एयरफील्ड को बिल्ड करने की योजना बना रहा है। और अगर चीन यहाँ पे एयरफील्ड बनाता है तो ये भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पर भारत की सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है, खास करके चिकन स्नैक वाले एरिया में। तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत चाइना की इन सभी योजनाओं वाली रिपोर्ट्स को स्टडी कर रहा है और इकोनॉमिक टाइम्स ने पाया है कि बांग्लादेश में चीन का एयरफील्ड बनाने वाला जो प्रस्ताव है वो संभावित रूप से अभी हाल ही में बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर की चीन विजिट के दौरान पेश किया गया था। हालांकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इस परियोजना का कोई भी रेफरेंस नहीं है। बाकी बांग्लादेश का जो ये लाल मोनिरहाट जिला है तो ये नॉर्थ वेस्टर्न बांग्लादेश में स्थित है, जो कि वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी और कोच बिहार जिले के करीब पड़ता है और जियोग्राफिकली चिकन स्नैक एरिया इस एरिया के करीब आता है। हालांकि अभी तक तो भारत के ईस्टर्न नेबरहुड में कोई भी चाइनीज एयरफोर्स का फाइटर जेट स्टेशन नहीं हुआ है, लेकिन अगर चीन इस तरह की योजना पर काम कर रहा है और बांग्लादेश ने इसका प्रस्ताव ऑलरेडी दे दिया है तो ये भारत के राष्ट्र हितों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। पर जैसे कि कुछ ही दिनों पहले हमने आपको बताया था कि जो चिकन स्नैक वाला एरिया है वहाँ पे भारत ने अपने मिलिट्री प्रेजेंस को मजबूत किया है और अब भारत उसे वीक पॉइंट की जगह सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट के तौर पर डिस्क्राइब करता है। और इसी रीजन पर किसी भी तरह के एरियल थ्रेट को कवर करने के लिए भारत अपने 3 स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिप्लॉय कर रहा है, जिनमें MRSAM सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और QRSAM सिस्टम भी आते हैं। और जबकि इस एरिया को कवर देने में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉयड है। आज जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की विजिट के दौरान BSF ट्रूप्स को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि देश के बॉर्डर्स को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम्स को डिप्लॉय कर रही है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अंडरग्राउंड क्रॉस बॉर्डर टनल्स को डिटेक्ट और डिसमेंटल करने के लिए किया जाएगा,
जिसका इस्तेमाल अक्सर पाकिस्तानी आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। और बॉर्डर्स पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम डिप्लॉय किए जा रहे हैं उनके 2 मॉडल्स हैं, और अगर दुश्मन की साइड से कुछ होता है तो आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने में सक्षम होंगे। और जबकि केंद्रीय गृह मंत्री की इसी विजिट से पहले शनिवार को जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ ट्रूप्स ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को भी ढेर किया था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में इंडियन नेवी की स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस सर्कस ने न्यूजीलैंड की नेवी के साथ पासेक्स में पार्टिसिपेट किया था और इस दौरान क्रॉस बोर्डिंग, सी राइडर एक्सचेंज, टैक्टिकल मनूवर्स और कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स को वैलिडेट किया गया है। और आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित करना चाहेंगे कि squadron.in पर हमने टी शर्ट्स के कुछ नए डिजाइन को लॉन्च किया है, जिन्हें आप मात्र 499 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि आप जो प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वेबसाइट पर उसको लेकर अपने रियल फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूला करें, ताकि उसी फीडबैक के आधार पर हम आप सभी के लिए अपने प्रोडक्ट्स में और इम्प्रूवमेंट ला सकें। रोबोटिक डॉग्स और रोबोटिक म्यूल्स के बाद अब एक नया तरह का इनोवेशन देखने को मिला है, जो कि है रोबोटिक हॉर्स का, और जिसे लॉन्च किया है जापानीज फर्म कावासाकी ने और इसका नाम है कॉर्लियो। और हाल ही में कावासाकी की तरफ से उनके इस कॉर्लियो की कॉन्सेप्ट वीडियो भी शेयर की गई थी, जो कि एक 4 पैर वाला रोबोटिक व्हीकल है और अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और एआई ड्रिवन मोबिलिटी के साथ ये लगभग सभी तरह के इलाकों में ट्रैवल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जो राइडर हैं वो इसके ऊपर सवार होकर पहाड़ी इलाकों में या फिर इस तरह की किसी भी टफ टेरेन में बड़ी आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। इस रोबोटिक डॉग को पावर देने के लिए एक हाइड्रोजन पावर्ड 150 सीसी का इंजन लगा हुआ है, जो कि इसके लिम्स को पावर देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यानी कि इस इनोवेशन को इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बनाया गया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस न्यूज़ को हम इस डिफेंस अपडेट में कवर क्यों कर रहे हैं, तो हम इसको इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि कावासाकी का जो एक कॉर्लियो वाला कॉन्सेप्ट है, तो रोबोटिक म्यूल्स और रोबोटिक डॉग्स की तरह इसमें भी मिलिट्री एप्लीकेशंस का पोटेंशियल है और निश्चित रूप से ये एक फ्यूचरिस्टिक मिलिट्री वॉरफेयर टूल को दर्शाता है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि ताइवान के पास चीन की बढ़ती हुई मिलिट्री एक्टिविटीज़ को देखते हुए अब इस बात के कंसर्न्स रेज होने लगे कि चीन ताइवान पर कभी भी रियल अटैक कर सकता है, जिससे ताइवान के पास रिस्पॉन्ड करने का बहुत ही कम टाइम होगा। और जबकि आज सोमवार को ही चाइनीज एयरक्राफ्ट ने ताइवान के पास 4 सॉर्टीज कंडक्ट करी थी, जबकि चीन की 8 वेसल्स को भी ताइवान के टेरिटरी के पास ऑपरेट करते हुए स्पॉट किया गया था। और चाइनीज एयरक्राफ्ट तो मीडियम लाइन को क्रॉस करके ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में भी एंटर हुए थे। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि चीन ने संभावित रूप से अपनी मिलिट्री की सर्विस में अपनी KD-21 बैलिस्टिक मिसाइल को भी इंडक्ट कर दिया है, जो कि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह है। और जबकि ताइवान स्टेट के ऊपर टेंशंस के बीच जापान ने भी चीन को काउंटर करने के लिए एक नई मैरीटाइम यूनिट को लॉन्च किया है, जो कि बहुत तेजी से और सिक्योर तरीके से ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट को फैसिलिटेट करेगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज ही के दिन 2017 में छत्तीसगढ़ में IIT ब्लास्ट में हमारे कैनाइन वॉरियर क्रैकर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि पैराशूट रेजिमेंट में स्पेशल फोर्सेस की टोटल कितनी बटालियंस है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।